नमस्कार. एका विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण भेटणार आहोत तरुणाईचा आवाज बनलेल्या कन्हैया कुमार यांना. होय, आज मुंबईतील आंबेडकर भवनाच्या संदर्भात जे आंदोलन आज रस्त्यावर उतरलेलं होतं, त्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कन्हैया कुमार आज मुंबईमध्ये आलेले आहेत आणि त्यांनी खास या सगळ्या त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून आयबीएन लोकमतला इथे भेट दिली आणि ते इथे आपल्या समोर बोलणार आहेत. कन्हैया जी, आपलं या कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत. मुंबई में आज जिस तरह से आपने बरसात का आनंद लिया और आपका क्षोभ भी लोगों के सामने व्यक्त किया आपने, इसके बारे में हमने सब न्यूज़ दिखाई है, वो सब बातें अभी लोगों के सामने गई है. मैं आज इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते समय मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि कन्हैया कुमार जिनकी छवि पिछले कुछ महीनों से पूरे मीडिया में छा गई है, वो कन्हैया कुमार आज महाराष्ट्र के इस इशू में सहभागी होने के लिए आए. तो ये इशू अंबेडकर भवन से रिलेटेड है. ये नेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम महाराष्ट्र के तमाम नागरिकों को अपना जय भीम पेश करते हैं, उनको लाल सलाम करते हैं. महाराष्ट्र की धरती हमेशा से सामाजिक आंदोलन की एक भूमि रही है जी, जहाँ पर समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उससे लड़ने वाले एक से एक लोग हुए हैं. और ये आज बहुत दुखद स्थिति हमारे देश में पैदा हुई है कि जो लोग समाज को बदलने के लिए लड़े हैं, आज उनकी यादों को मिटाने की कोशिश की जा रही है. ये आंदोलन खुद ब खुद एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और आज इसका असर महाराष्ट्र की मुंबई की सड़कों पर दिखा. हजारों में की संख्या में लोग उतर करके आए हैं. इतनी बड़ी बरसात में लोग रास्ते पे उतर आए. लगातार बारिश होती रही और लोग भीगते हुए इस आंदोलन में शरीक हुए और दिल्ली के अंदर भी ये आंदोलन चल रहा है. हम लोग जेएनयू में महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किए. हमने जो है महाराष्ट्र सरकार को अपना मेमोरेंडम दिया. हमने कहा कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए और ये जो इतिहास मिटाने की कोशिश है इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में छात्रों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं. जो भी लोग जमहूरियत में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान को मानते हैं, उनके प्रेरणादायी हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर. और इस देश के अंदर जो छुआछूत है, जो जातिवाद है, जो ऊंच नीच है, जो सामाजिक बुराइयां हजारों साल से चली आ रही है, उसको ख़त्म करने के एक मार्गदर्शक हैं. और जहां से उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई शुरू की उस प्रेस से, और जिसको आज हम लोग अंबेडकर भवन के नाम से जानते हैं, उसको तोड़ा गया है. तो बाबा साहब का एक लेकिन कन्हैया जी, मैं एक पूछना चाहता हूँ, जिसने तोड़ा है वो कोई बाहर वाला नहीं है ना, वो भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का उद्घोष करने वाला आदमी है. रत्नाकर गायकवाड़ जो आज एक बड़े ओहदे पे है, उनका संबंध अंबेडकरी मूवमेंट से है. तो ये क्या है? ये सवाल, यही बात यदि किसी दूसरे ने की होती तो कितना बड़ा बवाल होता. ये बात आपने बहुत सही कहा है. मैं एक बार पढ़ रहा था, बाबा साहब का दो कथन मैं आपको बताना चाहूँगा. एक तो बाबा साहब ने कहा है कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते. तो जो लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर के रास्तों पे चलेंगे, उनको ये बात समझना चाहिए कि वो भवन सिर्फ ईंट और सीमेंट का महत्व नहीं रखता. उस भवन का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, वो एक धरोहर है. वो आज की आने वाली पीढ़ी उसको जाती देखती कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत यहाँ से निकाला, और उसको क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, क्या आज भी उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्या बाबा साहब के मिशन को पूरा करना आज भी बाकी है. इन चीज़ों से वो प्रेरणा लेते. तो एक तो वो सिर्फ भवन नहीं था. तो जो भी लोग जो कहते हैं कि हम अम्बेडकराइट हैं और फिर भी उन्होंने अगर उस भवन को गिराया है, तो उनकी मनसा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है. पहली बात. दूसरी बात ये है कि बाबा साहब एक जगह एक बात और कहते हैं कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है. कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से है, ब्राह्मणवाद से है. ब्राह्मणवाद एक संरचनात्मक सोच है.
उसमें गैर ब्राह्मण लोग भी ब्राह्मणवादी हो सकते हैं। बराबर। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में दो दुश्मन है, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी, दोनों से हमको एक साथ लड़ना है। तो आज क्या हुआ है कि सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर जो धन, बाहुबल, अवसरवादिता, पद लोलुपता और ये जो लोभ है खुद को आगे बढ़ाने की, उसके चलते क्या हुआ है कि आज बाबा साहब का नाम तो सबको चाहिए, उनकी मूर्ति तो सबको चाहिए, जयंती तो हर कोई मनाने को तैयार है, भाजपा भी जयंती मना रही है, जिस मनुवाद के खिलाफ लड़े हैं उसी मनुवादी विचार को लेकर चलने वाली आरएसएस भी 125वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मना रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बाबा साहब को वो लोग पचा पाएंगे? क्या वो मनुस्मृति को जला पाएंगे? क्या वो कहेंगे कि पांचों उंगली समाज में बराबर हो सकती है? क्या वो कहेंगे एक डॉक्टर और एक स्वीपर की हैसियत बराबर है? क्या वो कहेंगे कि एक एडिटर और एक पत्रकार की हैसियत बराबर है? ये एक विचारधारा का सवाल है। बाबा साहब का नाम तो चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा संविधान को जब वो प्रस्तुत कर रहे थे कि अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबका वोट बराबर है, सबका वैल्यू उन्होंने बराबर कर दिया। लेकिन इंसान आज भी बराबर नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, सोशल डेमोक्रेसी की बात उन्होंने की, जिससे ये नारा निकलता है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अंबेडकर का नाम ले भर से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है। उनके रास्तों पर, उनके विचारों पर चलना पड़ेगा, और वो रास्ता और वो विचार है समाज के अंदर तमाम गैर बराबरी को खत्म कर एक समता मूलक समाज की स्थापना। आज आप महाराष्ट्र में आए हैं, आप जिस आंदोलन को आपने आज देखा, लेकिन इसी महाराष्ट्र में महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जिस तरह से लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, और इन्होंने जो एक पीछे रह गए थे लोग पूरे प्रवाह में, उन्हें मेनस्ट्रीम में लाने का प्रयास किया था। लेकिन आज जिस तरह से हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, लेकिन गांव में जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके प्रगति की जो दिशा होनी चाहिए वो नहीं है। आज आप पूरे देश में घूमते हो, लेकिन महाराष्ट्र की जो आइडेंटिटी है, विकासाभिमुख राज्य था, लेकिन आज वो आइडेंटिटी गई है महाराष्ट्र की। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है आज के समय में, जो जिस वक्त में हम लोग जी रहे हैं, उत्पादन की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि खेतों में अनाज पैदा नहीं हो रहे, फैक्ट्रियों में सामान नहीं बन रहे, तमाम तरीके की सुख सुविधाएं पैदा हो रही हैं, उनका वितरण ठीक से नहीं हो रहा, उनका न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी दिक्कत यह है कि जो राज्य आगे बढ़े हुए थे, विकसित थे, उनकी जो बुनियादी चीज थी आज वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। अभी हम लोग मुंबई में बैठे हुए हैं। मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी कही जाती थी। तो क्यों कही जाती थी? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज थे, यहाँ पे एक एक करके इंडस्ट्रीज बंद हो गए, और आज के समय में जो भी रोजगार बचे हैं वो या तो व्यापार के क्षेत्र में है या फिर आपको सेवा क्षेत्र में है। लेकिन जो उत्पादन का क्षेत्र है, उद्योग एक एक करके बंद हो गए। किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो आपको मराठवाड़ा का सिचुएशन है कि हर खास करके विदर्भ में वहाँ पे फार्मर्स सुसाइड, ये तो सबसे बड़ा वहाँ का इशू है। किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और किसानों का गांव जो है, जिनका पूरा का पूरा आधारभूत चीज ही खेती थी, वो पूरा का पूरा गांव से पलायन करके शहरों में मजदूरी करने को विवश हैं। मतलब जो किसान थे वो मजदूर बन गए, जो मजदूर थे आज उनके पास जो है करने को कुछ भी नहीं है। तो ये जो आर्थिक हालत पैदा हुई है, इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार जो है वो उनकी धन संपदा बढ़ती जा रही है, और बाकी एक बड़ा हिस्सा है जो लगातार कमजोर हो रहा है, गरीब होता जा रहा है। ये जो आर्थिक असमानता है, इस आर्थिक असमानता के चलते, गैर बराबरी के चलते समाज में अशांति है, समाज में हिंसा है, और समाज में तमाम तरीके का प्रॉब्लम है। तो जब हम कहते हैं लोकतंत्र की बात, जब हम करते हैं संविधान की बात, तब हमको सबसे पहले लोकतंत्र को समाज और जीवन के तमाम एस्पेक्ट से जोड़ करके देखना चाहिए। लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आधार पर लागू नहीं हो सकता है। लोकतंत्र को सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, लैंगिक आधार पर, भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर भी लागू करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है
कि जो कमाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो अलग अलग तरह के काम करके जिंदा रहने वाले लोग हों, उनके साथ एक न्यायपूर्ण वितरण करना पड़ेगा। पूरी दुनिया की समस्या आज यही है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास तमाम तरीके के संसाधन हैं और अपने संसाधन को बचाने के लिए वो आज मानवता के खिलाफ जाकर के खड़े हो गए हैं। आप देखिए कि पूरी दुनिया में एक युद्ध की स्थिति पैदा की जा रही है, क्योंकि उनका जो क्राइसिस है, आर्थिक जो मुनाफा को वो लगातार बना करके रखना चाहते हैं, उसकी वजह से वो पूरी मानवता को युद्ध में धकेल रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम ही जिम्मेदार है। देखिए, महात्मा फुले जी ने बहुत सुंदर इसका विवेचन किया था कि जो पिछड़े हुए हैं उनकी जो स्थिति है, उनकी बिगड़ी हुई हालत है, इसके लिए जिम्मेदार क्या है? तो उनका अनपढ़ रहना। विद्ये विना गती गेली, गती विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, एवढा अवघा अनर्थ अविद्येने केला। तो अनपढ़ होने से क्या होता है? आज आप जिस पार्श्वभूमि से आए, बिहार के एक भूमिहार फैमिली से आप आए, और पढ़ने के बाद में आपको वो स्वर मिला है, तो ये स्वर मिलने के लिए जो चीजें होनी थी आज तक वो होती थी, लेकिन अभी ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, इसमें पूरा उसका व्यापारीकरण हो गया। तो पीजी से केजी से पीजी तक आपके पास पैसा होगा तो ही आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं तो लड़ सकते हैं। अभी जो पढ़ा ही नहीं तो वो लड़ेगा कैसे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। अभी हमारा एक कन्वेंशन होना था, रोहित एक्ट पे हम लोग चर्चा करने वाले थे, और उस रोहित एक्ट को हम लोग लार्जली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सवाल से जोड़ करके देख रहे थे। मैं 3 महामानव का उदाहरण आपको देता हूँ। एक आपने महात्मा फुले के बारे में बताया, जो बोले कि एजुकेशन छोड़ने से हमारा सब कुछ चला गया। बाबा साहब कहते हैं एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, शिका, संगठित आणि संघर्ष करा। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। तमाम तरीके के जो इमांसिपेशन की बात करने वाले लोग रहे हैं, सामाजिक उत्थान की बात करने वाले लोग रहे हैं, बराबरी के, इक्वलिटी के मूवमेंट को चलाने वाले लोग रहे हैं, वो सब लोगों ने शिक्षा पे महत्व दिया है। क्या किया गया? बहुत साजिशन किया गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पहली बार जब एजुकेशन बिल लाया जा रहा था तो बिहार के एक महाराज थे, दरभंगा महाराज, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? अगर सभी कोई पढ़ लेगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा और फिर हमको राजा कौन मानेगा? मतलब जो गैर बराबरी में विश्वास करते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। और बाबा साहेब सिर्फ दलितों की बात नहीं करते थे, वो अर्थव्यवस्था पे बोलते थे, कानून पे बोलते थे और जीवन के तमाम पहलुओं पे बोलते थे। बाबा साहब ने कहा कि जानबूझ करके शोषितों, वंचितों और महिलाओं को शिक्षा से बाहर रखा गया ताकि वो अपने अधिकार को ना जान पाए। आप देखिए कि किस तरीके से एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं लेने दिया गया ताकि वो अर्जुन से आगे ना निकल जाए। तो शिक्षा सबसे बुनियादी चीज है। शिक्षा को आज बाजारीकरण कर दिया गया है और कुछ एक जो शिक्षण संस्थान बचे हैं, JNU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां से मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। अब मेरी माँ आंगनवाड़ी सेविका है, 3000 रुपया कमाती है। अगर JNU नहीं होता तो मैं PhD नहीं कर पाता, कहीं मुंबई या दिल्ली में मजदूरी कर रहा होता। आप रोहित को देख लीजिए, रोहित की माँ सिलाई करती थी और अपने बच्चे को पढ़ाती थी। तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट को बंद करना चाह रही है, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही है। इसीलिए जो है, जो उस सेक्शन के लोग हैं उनको घुमा फिरा करके एंटी नेशनल बताया जा रहा है। आप बताइए, लोगों को उनके शिक्षा के हक से महरूम कर देना, शिक्षा के अधिकार को छीन लेना, शिक्षा को बाजार के हाथ में बेच देना, ये एंटी नेशनल काम है या सबको शिक्षा मिलना चाहिए? राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये जो नारा लगा रहा है वो एंटी नेशनल है। शिक्षा एक बुनियादी चीज है, उस पर हमला किया गया। उसके बाद शिक्षा आपने जितनी भी ग्रहण की, चाहे आप 10वीं पास किए हों, 12वीं किए हों या ग्रेजुएशन किए हों, आपको कभी भी आपकी शिक्षा के अनुरूप काम नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, इस देश में एक डाटा देना चाहता हूं, इस देश में हर साल मतलब तकरीबन 5 से 7 लाख इंजीनियर बनते हैं, मन अच्छे संस्थान से। पिछले साल का डेटा है कि 1,35,000 कुल रोजगार पैदा हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं या दूसरे सब्जेक्ट में, उनको क्या रोजगार मिलेगा? हम अपनी बातों का सिलसिला ऐसे ही शुरू रखेंगे, फिर एक बार मिलेंगे ब्रेक के बाद में।
तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जिस तरह से राजनीति और राजनीति के शुद्धिकरण की भी चर्चा होती रहती है, तो आप युवा आज का जो युवक है उसके मन में जो राजनीति के बारे में जो उसकी भावना है वो राजनीति में आना नहीं चाहता, और यदि वो आता है तो यहाँ पे उसे जगह नहीं मिलती। तो आप कैसे दिखते हैं इसके? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे। पहले तो एक बात समझना होगा कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है। राजनीति, टमाटर का भाव क्या होगा, प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे तो क्या हमारे लिए लेकर आएंगे और क्या बेच कर आएंगे, किसको पोलियो का टीका मिलेगा, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, पढ़ने के बाद किसको नौकरी मिलेगी, हमारे जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, नमक से लेकर तेल तक, गाड़ी से लेकर कारखाना तक, हर चीज़ राजनीति से तय होता है। तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमारे हक में कौन सी राजनीति है, एक बात। और जब आप राजनीति नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप किसी न किसी राजनीति के शिकार हो रहे होते हैं। कोई अगर ये कहे कि राजनीति बहुत, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा पॉलिटिक्स वो कर रहा है। ये बात आज के नौजवानों को समझना पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हम छात्र नौजवान अपना वोट दे देते हैं किसी न किसी खास राजनीतिक दल को और वो सरकार बना लेती है, लेकिन कभी भी ना घोषणा पत्र में और ना सरकार बन जाने के बाद हमारे मांगों के ऊपर कुछ भी होता है, और हम उन मांगों के ऊपर कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाते। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है? समाज के परिवर्तन में, सामाजिक बदलाव के आंदोलन में। जिसको लेकर के सामाजिक आंदोलन हो रहा है वो राजनीति के अंदर चुनाव का मुद्दा नहीं बनता, और जिसपे चुनाव लड़े जाते हैं, जो चुनाव का मुद्दा होता है, उसको लेकर के कभी भी राजनीतिक आंदोलन नहीं होते। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। विशुद्ध रूप से युवाओं का सवाल है। आज युवा उसको लेकर के सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं पैदा हुआ, 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आया, क्यों आप जो है बिला वजह गाय गोबर की बात कर रहे हैं। हमारे लिए आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा और रोजगार का सवाल, समानता और न्याय का सवाल। इसको लेकर के हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और अपने हक के लिए अगर हम नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा? चाहे खास करके मुझे जब भी लगता है कि हम कहते हैं कि, और बड़े जोर से कहते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है। यहाँ की 50% आबादी 25 के, उनकी उम्र 25 के नीचे है। यहाँ की 65% आबादी जिनकी उम्र 35 के नीचे है। तो इतना युवा देश है। हम सब मिलके यदि जोर से आवाज भी देंगे तो मुझे लगता है कि आकाश तक वो आवाज जाएगी। इतनी ताकत हमारे युवाओं में है। तो इस शक्ति का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं है तो इसके बाद में 25 साल के बाद में जब ये युवा वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? इसका कभी कोई विचार करता है क्या? ये कितना सुंदर सवाल है कि एक डॉक्टर का अरमान होता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, एक टीचर का अरमान होता है कि उसका बेटा टीचर से ज़्यादा कुछ हो। हर एक प्रोफेशन के लोग चाहते हैं कि उसके बच्चे अच्छे प्रोफेशन में जाएं। एक राजनीति ही ऐसी चीज है जिसमें नेता दूसरों को सलाह देते हैं कि पॉलिटिक्स मत करो, लेकिन अपने बेटे को राजनीति में किसी रूप में पहुंचाना चाहते हैं। मतलब ये है कि कोई अगर मना कर रहा है कि राजनीति मत करो, समझ लीजिए कि आपके खिलाफ वो बहुत बड़ी राजनीति कर रहा है। युवाओं को जगह क्यों नहीं मिल पा रहा है? जगह इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम भक्त बन जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार गिरेगी। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि सरकार किसी की भी बनेगी, उस सरकार को बनाने में हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि हमारी आबादी 65% है, 65% है, और हमारे मुद्दे सबसे ऊपर होना चाहिए। और हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और जितनी शिक्षा मिली है, अगर हम
स्क्रू ड्राइवर चलाना ही सीखे हैं तो हमको मैकेनिक का काम दे दो, लेकिन अगर हम इंजीनियर बने हैं तो हमको इंजीनियर का काम दो, अगर हम पीएचडी किए हैं तो हमको लेक्चरर का जॉब दो, हमारी योग्यता के हिसाब से रोजगार दो। अगर रोजगार नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो, और कहोगे कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है तो टैंक खरीदना बंद कर दो। वो पैसा जो है हम बेरोजगारों को स्टार्टअप के रूप में दो, ताकि हम अपना बिजनेस शुरू कर सकें, अपना काम धंधा शुरू कर सकें। कुछ लोगों ने जब हमने ये सवाल उठाया तो कहा कि पड़ोसी देश आपके ऊपर हमला कर देंगे, तो देश को बचाने के लिए टैंक खरीदा जाता है। हमने कहा कि आप किससे बचाना चाहते हैं? लोग भूख से मर जाएंगे, आप किससे लोगों को बचाएंगे? लोग आज के डेट में बेरोजगारी के चलते खुद ही हथियार उठा रहे हैं और एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। ये देखिए, किसानों की आत्महत्या देखिए, हर आधे घंटे में एक किसान मरता है इस देश में। लेकिन जो अन्नदाता है, मराठी में उसे बलिराजा कहते हैं, कि जो सबका भरण पोषण करता है, लेकिन यदि वो हर आधे घंटे में एक किसान खुदकुशी कर रहा है तो उसकी चिंता किसी को होती नहीं है। तो ये जो सब सवाल है, ये आपके जो आसपास इर्द गिर्द जो युवा रहते हैं उनके मन में इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, आज के जो युवा हैं उनके साथ एक अच्छी बात ये है कि ये सूचना क्रांति का दौर है। बहुत आसानी से उनके पास सूचना पहुंचती है, लेकिन उस सूचना को वो वर्गीकृत नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो डिजिटल डेमोक्रेसी आई यूरोप में, उसकी तुलना में भारत की डिजिटल डेमोक्रेसी में फर्क क्या है? वहां पे कोई नकली वीडियो बना करके लोगों को आपस में लड़ाया नहीं गया। नकली वीडियो बना करके, नकली भीड़ दिखा करके, नकली फॉलोवर खरीद करके लोग प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल डेमोक्रेसी तो आई, लोगों के पास सूचना तो आया, लेकिन लोग ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि सही सूचना क्या है और गलत सूचना क्या है। नौजवान सोचते हैं राजनीति के बारे में, लेकिन बचपन से ही जो उनको सिखाया गया है कि राजनीति एक बुरी चीज है, तो वो कभी भी खुद उसके अंदर पड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक सीधी सी बात है कि अगर देश डूब रहा है तो आपको पानी में उतर करके ही उसको बचाना पड़ेगा। सिस्टम अगर खराब है तो आपको सिस्टम में जाकर के ही उसको ठीक करना पड़ेगा। और राजनीति का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव लड़ना नहीं है। आप अपने ऑफिस में, आप मान लीजिए इस ऑफिस में काम करते हैं, तो आप अपने मैनेजमेंट से जब स्ट्रगल करते हैं कि हमारे पत्रकारों को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, एक न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए, जो ड्राइवर काम करते हैं उनको 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो उनको पैसा देंगे, ये भी एक बराबरी की राजनीति है, बराबरी की लड़ाई है। आप अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप कहेंगे कि सब लोग घंटी लीजिए, हम भी घंटी लेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे क्योंकि सरकार हमको पैसा देती है। मैं अगर विद्यार्थी हूँ, सरकार के टैक्स पे पढ़ रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं पीएचडी जमा करूं और एक क्वालिटी वर्क करूं जिससे समाज को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। तो ये तमाम चीजों को तय करना भी राजनीति का ही काम है, ये भी राजनीति से ही निर्धारित होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसे चलता है। मेरे ख्याल से लोग कहीं ना कहीं युवा शक्ति से डरते हैं, इसीलिए बचपन से ही उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि राजनीति बुरी चीज है, और जो लोग कहते हैं कि राजनीति बुरी चीज है, वो खुद राजनीति कर रहे होते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? देखिए, हमारी महत्वाकांक्षा तो बस एक है कि हमारे पास एक बेहतरीन संविधान है, मतलब पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन की गर्भ से निकला है। और उस समय हमारे जितने भी सवाल थे, चाहे गैर बराबरी का सवाल हो, लिंग, जाति, भाषा, तमाम सवालों को लेकर के हम जो है एक ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने का जो सपना लेकर के चले हैं, जिसकी चर्चा संविधान में की गई है। हम चाहते हैं कि उस प्रस्तावना को, उस प्रेम्बल को सचमुच इस देश में उतारा जाए, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग, हम सब लोग बराबर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ऊंच हो, नीच हो, गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सब लोग ही देश हैं, हमसे ही देश बनता है। तो हमारा ख्याल सबसे पहले रखा जाना चाहिए, और किसी भी पहचान के आधार पे कोई शोषण नहीं होना चाहिए, और एक समतामूलक आधुनिक समाज जहां सबको अपनी बात कहने की, सुनने की आज़ादी हो, इस तरीके का समाज का स्थापना करना, यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। आप कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, उसके लिए आप काम करते हैं। शुरुआती दिनों में जब हिंदी फिल्मों में भी वो विचारधारा अधिकतर प्रभावित होती हुई दिखाई देती थी, गाने भी वैसे आते थे, हम मेहनत कष्ट इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। वो दौर अभी चला गया है, और आज जिस तरह से
आपने बताया कि वीडियोस मॉर्फ करके उसका इस्तेमाल युवाओं को जाति जाति में बांटना और झगड़े लगाने के लिए हो रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसी कई घटनाएं घटी है। तो ये जो डिजिटलाइजेशन का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका कारण युवाओं को उसका अच्छी तरह से किसी ने प्रशिक्षण नहीं दिया, यह आप मानते हैं क्या? देखिए, जब हम कहते हैं कि मानव संसाधन है, तो उस संसाधन का पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है, नेगेटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। पॉजिटिव इस्तेमाल करने का काम सरकार का है कि हम अपने लोगों का ख्याल कैसे रखें और समाज को बेहतर बनाने में इनकी भूमिका कैसे तय करें, ये बड़ा सवाल है। अब कहते हैं कि जिनका नीयत साफ हो वो अच्छी नीति बनाते हैं। जो खुद ही इस बात में भरोसा करते हैं कि गैर बराबरी समाज में हमेशा रहेगी, तो उनकी नीति भी हमेशा गैर बराबरी के पर ही आधारित रहेगी। रही बात समाज को बेहतर बनाने का, समान बनाने का, डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके समाज को आगे ले जाने का, उसमें बस हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई आज़ादी के आंदोलन के दौरान थी कि हम एक बेहतर मुल्क बनाएं, कहीं ना कहीं वो आज भी अधूरी है। और जब हम आज मुंबई की धरती पर बैठ करके बात कर रहे हैं, तो हमको ये बात बार बार याद करना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र महाराष्ट्र था। और आज महाराष्ट्र के लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उसके किसान पानी के बिना आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज लेते हैं, कर्ज चुकाते नहीं, वो मर रहे हैं, और उनका ही बेटा सीमा पे मर रहा है। तो ये जो सवाल है, दो लोगों को आपस में बांट करके उनके ऊपर राजनीति करने का, जो गरीब हैं चाहे वो किसी जाति के हैं, आज उनके पास रहने को जगह नहीं है। अभी एक साहब हंसते हंसते एक मजाक कर रहे थे कि मुंबई में कुत्ता भी पूंछ जो है वो इस तरीके से नहीं हिलाता, वो इस तरीके से हिलाता है, क्योंकि जगह नहीं है। तो ये जो घेटोइजेशन है, जहाँ एक क्वालिटी लाइफ लोगों को नहीं मिल रही है, इस सवाल पे लोगों को एक मिनिमम यूनिटी बनानी पड़ेगी और अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर चाहे कितने भी मतभेद और विभेद क्यों ना हो, लेकिन इस बात पे हम लोगों को एकजुट होना चाहिए कि लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है और हम डिजिटल मीडिया का या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज का न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, मैं एक प्रश्न मेरे मन में आता है। आप वही मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हो और आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बहुत श्रद्धा से उनके विचारों को आगे रखते हैं, तो आपने अम्बेडकर जी का बुद्ध और मार्क्स तो पढ़ा ही होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने जिस तरह से बुद्धिज्म का रास्ता बताया था अपने लोगों को, लेकिन आज जिस तरह से माओवाद का प्रचार खास करके महाराष्ट्र के दलित मोहल्ले में होता हुआ दिख रहा है, तो ये जो मूवमेंट है, अम्बेडकराइट मूवमेंट है, ये अपने विचारों से हट गई है क्या? आप क्या कहेंगे? आप तो आइकॉन है। देखिए, हमने कहा कि लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि आज के समय में कोई भी एक व्यक्ति या उस व्यक्ति की विचारधारा समाज के उत्थान के लिए काफ़ी नहीं है। चाहे बाबा साहेब हों, चाहे मार्क्स हों, चाहे माओ हों, ये काफ़ी नहीं है। हमको अपने ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं जिंदा करना पड़ेगा। जहाँ हमको बुद्ध के पास जाना है, कबीर के पास जाना है, गुरु नानक के पास जाना है, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए चाहे ज्योतिबा फुले हों, अन्ना भाऊ साठे हों, चाहे शिवाजी महाराज हों, संभाजी महाराज, तमाम तरीके के जो लोग हैं, साहू जी महाराज हों, और अलग अलग इलाके के अपने अपने लोग हैं। जैसे आप अगर झारखंड जाएंगे तो बिरसा मुंडा हैं, सिद्धू हैं, कान्हू हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो अशफाक उल्ला खान हैं, मौलाना आज़ाद हैं। उन लोगों के काम को देखिए, उनके विचारों को देखिए, तब आपको लगेगा कि आज हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि हमारे ऊपर एक तरीके की विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है। उसके बरक्स, उसके विपरीत हम लोगों को बहुलवादी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। मार्क्स, गांधी, अंबेडकर, उनका अपना दौर था, हमारा आपका अपना दौर है। हमको महापुरुषों की कुश्ती नहीं करानी है, उसमें नहीं देखना है कि कौन सा विचार अच्छा है। हमको ये देखना है कि जहाँ जो विचार बेहतर है उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना है। इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ लाल सलाम से इस समाज का कुछ नहीं हो सकता, और
सिर्फ जय भीम से भी नहीं हो सकता। हमको वक्त के साथ इसके अंदर चीजों को जोड़ना पड़ेगा। हम जब जेल से निकल कर आए तो हमने कहा जय भीम लाल सलाम, और आज हम ये कहते हैं कि जय भीम लाल सलाम के साथ साथ हमको हुल जोहार भी कहना चाहिए। आदिवासियों के सवाल को भी अपने साथ लाना चाहिए, महिलाओं के सवाल को भी अपने साथ लाना चाहिए। तो एक बहुरंगी आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए मैं अपने लिए जब भी कोई कहता है कि आप कम्युनिस्ट विचारधारा से हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं जिस तरीके का बात कर रहा हूँ स्वाभाविक रूप से उसमें मार्क्सवाद भी है, उसमें अंबेडकरवाद भी है, लेकिन उसमें गांधी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि गांधी और अंबेडकर के बीच में एक बड़ा मतभेद रहा है, एक बड़ा विवाद रहा है। लेकिन कई विषयों पे दोनों का एक मत भी था। आप ये देखिए, जो अहिंसा का सवाल है जो गांधी बोलते हैं, वो दरअसल बुद्ध का सवाल है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुद्ध के रास्ते पे चलने की बात करते हैं। तो दोनों ही आंदोलन जो है अहिंसा की बात करता है, तो दोनों के बीच में एक रूपता है। लेकिन वही माओवाद जो है वो अहिंसा को स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है कि पावर बिकम्स थ्रू द बैरल। ठीक है, तो भारत जैसे देश में हिंसात्मक क्रांति की कोई जगह नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और पूरी दुनिया में इस तरीके के आंदोलन विफल हुए हैं। आज अगर कुछ किया जा सकता है तो वो ये है कि बहुलवादी विचारधाराओं को एक साथ लाकर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पर एक मैक्सिमम यूनिटी बनाया जाए, और डेमोक्रेसी के रास्ते पे चलकर डेमोक्रेटिक मींस को अपना पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। आप बनाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी इस देश में है बहुत सारे, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का जरूरत नहीं है। उन पॉलिटिकल पार्टियों से एक संवाद करने का है, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते, कि आप हमारे सवाल को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। अगर उठाएंगे तो आप सब आइए एक मंच पे, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाइए इस समाज को बेहतर करने के लिए, अपना जीवन बेहतर करने के लिए नहीं, अपनी राजनीतिक दुकान बेहतर करने के लिए नहीं, समाज के अंदर जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए आप लोग एक मंच पे आइए। क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, आप पूरी दुनिया में देखिए, हर जगह आपको खबर आएगी कि सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसका तख्ता पलट का कोशिश किया गया है। हमारे देश में तो अजीब स्थिति है, हमारे देश में सरकार तख्ता पलट खुद ही करवाएगी, ऐसा माहौल है। ऐसे में सब लोगों को इस खतरे को महसूस करना पड़ेगा। आप देखिए कि कितना दुखद है कि बाबा साहब के विचारों को मानने वालों से ही बाबा साहब का भवन तुड़वा दिया। इतनी बड़ी साजिश है। बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणवाद को जब भी किसी अछूत की जरूरत होती है काम की, तो वो काम करवा लेते हैं, चाहे रामायण लिखवाना हो, चाहे संविधान लिखवाना हो। ये खुद बाबा साहब की कही हुई बात है। तो आज जो है बीजेपी ये बोल करके कि हमारे पास सबसे ज्यादा दलित एमपी हैं, सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं, योजना आयोग को उन्होंने खत्म कर दिया, और जो भी सब प्लान होते थे दलितों के उत्थान के लिए, उन सब प्लान को एक एक करके उन्होंने बंद कर दिया है। आरक्षण दिए जाते थे पिछड़े लोगों को, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल पे, उस आरक्षण को खत्म कर दिया। और आप एजुकेशन में अगर बहुत बड़ा फंड कट करेंगे तो मुझे बताइए कि समाज का कौन सा हिस्सा इससे प्रभावित होगा? जो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, यही लोग नहीं पढ़ पाएंगे। आप खुदरा क्षेत्र में एफडीआई ला रहे हैं, बताइए मुंबई की फुटपाथ पे कौन लोग दुकान लगाते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के वो इलाके जहाँ खेती खत्म हो गई है, वो यहाँ आकर के सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, आप उनका रोजगार छीनने जा रहे हैं। तो ये जो नव उदारवाद का हमला है, ये दरअसल सामाजिक न्याय के सिद्धांत के ऊपर हमला है। इसीलिए आज तमाम तरीके के विचारधारा को, चाहे वो लाल झंडे वाले हों या नीले झंडे वाले हों या हरे झंडे वाले हों, उनको एक साथ आना पड़ेगा। सबको एक साथ आना पड़ेगा, और सबको समग्र जो अपना समाज है उसके विकास के लिए काम करना पड़ेगा। ये बात कतई इम्पॉसिबल, अशक्य नहीं है, इसमें शक्यताएं बहुत है। क्योंकि दुष्यंत कुमार ने उनके शेर में कहा था कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो ताकत है युवाओं की, वो ताकत अच्छी तरह से जब समाज के सामने आएगी तो निश्चित रूप से बदलाव आएंगे। कन्हैया कुमार जी, आप यहाँ पे IBN लोकपत्र के स्टूडियो में आए और आपके विचार हमारे दर्शकों के सामने रखे, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।